हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में रेजोनेंस सर्किट को देखे थे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को देखे थे। उसी में अब आगे बढ़ते हैं। अगर रेजोनेंट सर्किट हो और उसमें बात जो है शार्पनेस का किया जाए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो थोड़ा सा आपको याद दिला दें, एलसीआर सर्किट में ये रेजोनेंट सर्किट कब कहा जाता है? देखो जी, जब 1/ω इक्वल होता है ओमेगा एल के, याद करो, अगर वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, तो पीक करंट जो होता है, पीक करंट जो होता है, क्या पढ़े थे? पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का वैल्यू आया था R² 1/ωc माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर, या इसी को ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर लिखो, उससे भी कोई फर्क पड़ने को नहीं है। मान लो कोई लिख दिया ऐसे, ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, बात तो एक ही है, स्क्वायर है, इसमें से इसका माइनस करके स्क्वायर करो चाहे इसे, ठीक। फिर हम लोग पढ़े थे कि जब 1/ωc ओमेगा एल के इक्वल हो तब पीक करंट मैक्सिमम होता है, यानी I0 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो ये टर्म 0 हो जाता है। V0/R होता है when ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc। हालांकि उस केस में इस ओमेगा को स्पेशली हम लोग ओमेगा नॉट बोल देते हैं। इसको रेजोनेंट, जब ये दोनों इक्वल होता है ना, तो उसका नाम क्या दे देते हैं? ओमेगा नॉट। यानी कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओमेगा नॉट का वैल्यू अगर निकालें तो ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/LC, यानी कि 1/√LC। यानी हम लोग यही सीखे थे कि जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए किसके? 1/√LC के, तब पीक करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। और इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया था, और हम लोग ये सीखे थे कि ओमेगा नॉट, इधर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं और इधर हम लोग पीक करंट को दिखाते हैं। तो हम लोग देखें कि ओमेगा नॉट जब 1/√LC के इक्वल हुआ तब पीक करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, ठीक ना? I0 अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा, ठीक। देखो जी, I0 मैक्स का वैल्यू कितना है? V0/R। देखो, जिस समय करंट मैक्सिमम होगा उसी समय सर्किट जो है मैक्सिमम पावर को कंज्यूम करता है। तो हमको जो टर्म डिफाइन करना है, वो टर्म डिफाइन करना है शार्पनेस को। तो देखो, इसका डिफिनीशन क्या है? पहले क्या करो कि देखो कि किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा के किस वैल्यू पर पावर कंजम्पशन जो है वो हाफ होगा मैक्सिमम पावर से। जैसे ओमेगा नॉट होगा तब तो करंट मैक्सिमम होगा, यानी कि हमको वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चूज करना है, ठीक ना? वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट का जो वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, वो I0/√2 हो। ध्यान से देखो, यानी समझो अगर करंट I0, ठीक ना, ये जो I0 मैक्स है ना, उसका
आई नॉट मैक्स बाई √2 हो। थोड़ा देखना, जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जब करंट आई रहता है तो पावर I²R हुआ, और अगर करंट I बाई √2 है तो पावर क्या हो गया, I²R/2, मतलब पावर हाफ हो। मतलब कि ये पता करो कि किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर पावर कंजम्पशन जो होगा सर्किट के द्वारा हाफ होगा। तो देखो, अगर करंट का वैल्यू I0 मैक्स बाई √2 हो जाए तो I0 के लिए जो पावर होगा उसका हाफ होगा। और यही बात जो है हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं ना, एक दूसरा भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी करंट यही हो गया, तो करंट ए रहेगा तो पावर हाफ हो गया। ठीक है, तो देखो, जितना इधर ये रहता है इसको डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, यानी ω0 से डेल्टा ओमेगा पीछे आओगे, और ये भी डेल्टा ओमेगा हो गया, ω2 जो हो गया ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा हो गया, और ω1 हो गया ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये जो 2 इंटू डेल्टा ओमेगा है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं बैंड विड्थ। ठीक ना, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। खैर, वो सब भी लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सपोज वी चूज a value of omega for which the current, ठीक ना, value of omega for which the current amplitude is 1 by √2 times ऑफ मैक्सिमम करंट। ऐसा हम दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है 1 बाई √2 टाइम्स हो मैक्सिमम करंट का। ऐसा क्यों, तो बोलेंगे इस वैल्यू पर पावर जो होता है वो हाफ हो जाता है। बोलेंगे एट दिस वैल्यू power dissipated becomes half। ठीक, तो ये जो दो वैल्यू हम लोग लिए, ω1 हो गया ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा, ω2 ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। तो देखो, ω2 और ω1 का जो डिफरेंस है ना, ठीक ना, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें, ω2 माइनस ω1, तो ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। देखो, ω0 तो कैंसिल हो गया, ω2 माइनस ω1 2 डेल्टा ओमेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ। ठीक ना, क्या नाम देते हैं, बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। चलो जी, ये सर्किट का बैंड विड्थ हो गया। ये डेल्टा ओमेगा का वैल्यू क्या होगा वो आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानो कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये टर्म, ये जो विड्थ हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। अब देखो, कोई कहे कि भाई शार्पनेस किसको बोलते हैं, तो देखो बोलेंगे क्या, द क्वांटिटी ω0 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड, या इज रिगार्डेड एज भी बोल सकते हो, regarded as, ठीक ना, a measure, ठीक ना, regarded as a measure of
द शार्पनेस। ध्यान सुनो, ये जो टर्म हुआ ना ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा, इसको जो है हम लोग शार्पनेस बोलते हैं। देख लो, ओमेगा नॉट में 2 डेल्टा ओमेगा से डिवाइड कर देना, और इसी को हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक ना। क्वालिटी फैक्टर का एक और डिफिनीशन होता है, यहां लिख दे रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जिसको हम लोग शॉर्ट में क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, कैपिटल क्यू लिख करके, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर को हम लोग क्यू फैक्टर भी बोलते हैं। तो पहले तो आप यहाँ तक लिख लें, फिर वैल्यू निकालते हैं कि डेल्टा ओमेगा क्या होगा, क्योंकि डेल्टा ओमेगा निकलेगा तभी ना बैंडविड्थ निकलेगा, 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, तभी शार्पनेस निकलेगा। ओमेगा नॉट तो मुझे मालूम है, वो तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। चलिए नोट करें। हाँ जी, तो शार्पनेस निकालने के लिए मुझे इस डेल्टा ओमेगा का ज़रूरत है, और जैसा कि आप जान रहे हैं एलसीआर सर्किट में जो पीक करंट होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर। अगर ओमेगा एल बड़ा हो 1 बाई ओमेगा सी से, अगर 1 बाई ओमेगा सी बड़ा ओमेगा एल, तो हालांकि देखो इससे इसको माइनस करें, इससे स्क्वायर है तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, ठीक है। मुझे पता करना है कि ये डेल्टा ओमेगा कितना, क्योंकि उसी पर बेस्ड बैंडविड्थ है और शार्पनेस है। शार्पनेस का डिफिनीशन है कि ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा का वैल्यू निकालना, और ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 है क्या, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट जो है, पीक करंट का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। तो ठीक है, पहले तो बोलेंगे कि व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, ओमेगा जब ओमेगा 2 के इक्वल हुआ तब आई नॉट का जो वैल्यू है वो पीक करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका √2 टाइम्स हो गया। और पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू बताए हुए हैं V0/R होता है, कारण कि ये दोनों जब इक्वल होता है तो पीक करंट मैक्सिमम होता है, बाई √2, यानी V0/√2R। यानी इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि ओमेगा 2 या ओमेगा 1 का वैल्यू बतलाओ जब करंट जो है कितना हो जाए, पीक करंट का जो वैल्यू है V0/√2R हो जाए। तो पीक करंट का इक्वेशन तो यही है। तो I0 के जगह मुझे लिख देना है V0/√2R। जब I0 का वैल्यू V0/√2R होगा तो उस समय एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 या ओमेगा 2 होगा, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे ही ना करंट 1/√2 टाइम्स लिए हम लोग। तो ठीक है, तो बोलेंगे क्या, V0/√R² ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ये ओमेगा 2 के इक्वल है। जब ओमेगा 2 के इक्वल है तब जो है पीक करंट इतना। तो ठीक है, ओमेगा 2 का वैल्यू मुझे निकालना। सोचो, V0 कैंसिल हो गया तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना, ठीक। चलो ऐसे लिखते रहें, R² इज इक्वल टू √2R इक्वल टू √2R।
अब देखो दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर ओमेगा टू एल ओमेगा टू सी होल स्क्वायर इधर हो गया 2r स्क्वायर। तो देखो तो ओमेगा टू एल ओमेगा टू सी होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाएं 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर। तो ओमेगा टू एल माइनस 1 बाई ओमेगा टू सी इज इक्वल टू आर। अब मुझे वैल्यू पता करना है ओमेगा टू का, सही मायने में तो मुझे वैल्यू पता करना है डेल्टा ओमेगा का। तो देखो ये जो ओमेगा टू है वो ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, तो ठीक है ओमेगा टू के जगह लिख दे रहे हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल और 1 बाई फिर यहाँ भी लिख दे रहे हैं ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू आर। ठीक, देखो जी ओमेगा नॉट को कॉमन ले 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इंटू एल। यहाँ भी अगर ओमेगा नॉट को कॉमन ले तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इंटू सी इज इक्वल टू आर। ठीक, मेरे को ये हमेशा माइंड में रखना है, ओमेगा नॉट है जी हमेशा माइंड में रखना है, मुझे डेल्टा ओमेगा का वैल्यू चाहिए। थोड़ा देखना ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट लेफ्ट ये वाला जो टर्म है, और इसको 1 बाई ओमेगा नॉट सी, और ये जो टर्म है ना इसको ऊपर ले जा रहे हैं 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट पावर -1 इज इक्वल टू आर। देखो इसका जो वैल्यू है ना डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 से बहुत कम होता है, और पहले भी सीखे हो कि अगर ऐसा लिखा रहे ना 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और अगर x का वैल्यू 1 से कम हो बहुत कम हो तो 1 प्लस nx लिख देते हैं। ठीक ना, ऐसा कब लिखा जाता है जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये काम हम लोग पहले भी किए हैं। तो एक तो यहाँ पावर को ला दो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और दूसरा अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें ओमेगा नॉट का, तो आपको ये तो मालूम है ना कि ओमेगा नॉट तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर पीक करंट मैक्सिमम होता है, जिसको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। यानी जहाँ ओमेगा नॉट है वहाँ क्या लिख सकते हैं 1/√LC। या थोड़ा सोचना इसी इक्वेशन के हेल्प से बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो रूट गायब हो गया। देख लो, तो अगर हम C का वैल्यू निकालते, बढ़िया से देखना, तो क्या ऐसे लिख देते, इसी टर्म के हेल्प से C निकाल लिए तो ये लिखती। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, और यहाँ देख लो जी ओमेगा नॉट C को हम हटाना चाह रहे हैं, केवल L के टर्म में ही रखना चाह रहे हैं, तो C के जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको 1 बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट पावर -1 इज इक्वल टू आर। देख लो एक ओमेगा नॉट गायब हो गया, ये भी ओमेगा नॉट L ऊपर चला गया, तो ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट L, ये पावर को यहाँ ला दो तो ये माइनस ना हो जाएगा। हालांकि इसी स्टेप में कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं ना, जैसा कि सिखाएं। तो
1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। निकालना क्या है? तो निकालना है डेल्टा ओमेगा का वैल्यू। तो देखो ना, यहाँ से ओमेगा नॉट एल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ओमेगा नॉट एल तो गायब हो गया, तो बचा क्या? देख लो तो क्या बच गया? तो ओमेगा नॉट एल को मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा ओमेगा से तो क्या आएगा जी? एल इंटू डेल्टा ओमेगा। और यहाँ पे देखो तो अगर हम लोग ये ओमेगा नॉट एल एक टर्म तो गायब हो गया, माइनस माइनस प्लस ओमेगा नॉट एल, तो देखो ये भी ओमेगा नॉट से तो ओमेगा नॉट गायब हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे? एल डेल्टा ओमेगा। देख लो सही आया ना? इक्वल टू आर। निकालना क्या है? तो डेल्टा ओमेगा का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो ये कितना आ गया? 2 डेल्टा ओमेगा एल इज इक्वल टू आर। तो डेल्टा ओमेगा कितना हो गया? तो डेल्टा ओमेगा कितना आ गया? आर बाई 2एल। चलो जी, ये तो पता चल गया कि इस रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कितना ज़्यादा या कितना कम एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो पीक करंट का जो वैल्यू है पीक करंट के मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 टाइम्स होगा। और जब डेल्टा ओमेगा निकल गया तो कोई पूछे बैंड विड्थ क्या होगा, तो 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस क्या होगा, तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा ओमेगा भी आप पढ़े हैं, है ना? तो पहले तो आप इसको लिख लें। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस क्या होगा, तो क्या डिफिनेशन सिखाया गया है? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा, यही ना? तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा कितना आ गया जी? आर बाई 2एल, यानी कि शार्पनेस हो गया ओमेगा नॉट एल बाई आर। देख लो जी, रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा शार्पनेस उतना ही ज़्यादा होगा। पिछले क्लास में एक ग्राफ में सिखाए थे, रेजिस्टेंस जितना ही कम रखोगे ये ग्राफ उतना ही ज़्यादा पीक वैल्यू को गेन करता और उसका एंड उतना ही ज़्यादा पॉइंटेड हो जाता है। एक चीज़ और जानो, ये जो बैंड विड्थ है ये जितना ही कम होगा उतना ही ना ये शार्पनेस ज़्यादा रखे हुए रहेगा। जैसे बहुत पतला है बैंड विड्थ तो ऐसा आया, तो मतलब इस ग्राफ के कंपैरिजन में इसका शार्पनेस ज़्यादा है कि नहीं? तो एक तो हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस कम रखो और ये वैल्यू ओमेगा नॉट इंटू एल बाई आर जितना ही ज़्यादा होगा शार्पनेस उतना ही ज़्यादा होगा। और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर भी कुछ नया नहीं है, इसी को बोला जाता है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्यू फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना? तो जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू से डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। देख लो, ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। अब जो है यहां से समझेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तब शार्पनेस पर क्या इफेक्ट होगा, तो बोलेंगे अरे भाई देखो ये जब ये इसी को ना शार्पनेस, हायर द क्वालिटी फैक्टर हायर विल बी द शार्पनेस। इसमें बहुत दिमाग लगाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस जो शार्पनेस का डिफिनेशन है वही तो क्वालिटी फैक्टर का है, यानी Q इजकल टू ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा भी लिखे तो अलग नहीं है। तो यहाँ से देख लो तो
2 डेल्टा ओमेगा हो गया ओमेगा नॉट बाई क्यू। तो सोचो क्यू जितना ही ज़्यादा होगा 2 डेल्टा ओमेगा यानी जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ उतना ही कम होगा, और बैंड विड्थ जितना ही कम होगा ग्राफ का शार्पनेस उतना ही ज़्यादा होगा। यानी बोलेंगे कि हायर द क्वालिटी फैक्टर, हायर द क्वालिटी फैक्टर लार्जर विल बी द शार्पनेस। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोग डिफिनीशन देखे और डेरिवेशन किए, जाहिर है एक बड़ा पार्ट है, और अल्टरनेटिंग करंट में समझो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा पोर्शन यही है भी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शार्पनेस को हम लोग शॉर्ट में भी डिफाइन करते हैं, और वो कैसे डिफाइन करते हैं उसको भी बता दे रहे हैं, लेकिन यही एक्यूरेट मेथड है। अच्छा एक चीज़ और, अगर तुमसे कोई पूछ देता बैंड विड्थ बतला दो, तो बैंड विड्थ का वैल्यू क्या होगा जी? रेजोनेंट सर्किट का बैंड विड्थ क्या होगा? तो बैंड विड्थ तो जानते हो 2 डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा का वैल्यू निकाले हो ना, R/2L आया है, यानी बैंड विड्थ कितने के इक्वल होता है? R/L के। ठीक ना, बैंड विड्थ जो है वो R/L के इक्वल होता है, और इसी यहाँ से यहाँ तक का जो गैप हुआ ना, इसी को बैंड विड्थ बोलते हैं। तो ठीक है, चलो लिखो इसको। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं पावर इन एन एसी सर्किट। मान लो LCR सर्किट है, ठीक ना, डायग्राम नहीं भी बनाए तो चलेगा, LCR सर्किट है, और इसको हम लोग एक AC सोर्स से कनेक्ट करते हैं। AC सोर्स का EMF दिया हुआ है V0 sin ओमेगा t, और इस सर्किट में जो करंट है वो करंट है I0 sin ओमेगा t प्लस 5। पूछा जाए I0 क्या होगा, तो आप जानते हैं LCR सर्किट में पीक करंट जो है V0 डिवाइडेड बाई Z होता है, और Z का वैल्यू तो आपको मालूम है, R² 1/ωc माइनस ωL होल स्क्वायर, या उसी को ऐसे भी लिखते हैं XC माइनस XL होल स्क्वायर। XC का मतलब हो गया 1/ωc रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और XL का मतलब हो गया ओमेगा इंटू L रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक, अब जो है अगर हम लोग फाई का वैल्यू निकाले, तो याद कीजिएगा LCR सर्किट में फाई आया था tan इनवर्स 1/ωc माइनस ωL/R, यानी XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, यही आया था। ऑलरेडी ये काम हम लोग किए हुए। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो AC सोर्स है वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक ना, द इंस्टेंटेनियस मतलब किसी मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द AC सोर्स। तो देखो कोई भी सोर्स जो पावर सप्लाई करता है हम लोग लिखते हैं V इंटू आई, चाहे I इंटू V जो लिखो, V इंटू आई। देखो ये कोई नया फार्मूला नहीं, कहोगे कि आप तो पहले बतलाए थे V²/R, अरे तो इससे भी ऐसे लिख दो तो V/R I होता है ना, तो V इंटू आई हो गया। मतलब कि AC सोर्स पावर जो सप्लाई करेगा V इंटू आई, और V का मतलब है V0 sin ओमेगा t, I का मतलब है I0 sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक, ये तो अलग अलग टाइम पे पावर अलग अलग होगा।
इसी को अरेंज करके लिख लेते हैं वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक ना, या साइन ओमेगा टी प्लस 5 को पहले लिख लेते हैं, फिर साइन ओमेगा टी। चलो ऐसे लिख ले, कोई नया काम नहीं किया। देखो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी हो तो ये इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहां पे देख लो साइन ए इंटू साइन बी है, 2 नहीं है तो ऐसा करते हैं वी नॉट आई नॉट बाई 2, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी, सही लिखे ना। तो वी नॉट आई नॉट बाई 2, ठीक ना, वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। देखो उस फॉर्मूला पर लिखेंगे तो कॉस ए माइनस बी, इससे इसको माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, और कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 2 ओमेगा टी प्लस 5। चलो ये आया इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन अगर हम लोग एवरेज पावर निकालें, क्योंकि आपको तो मालूम है अलग अलग मोमेंट पर जब अलग अलग पावर है तो मुझे तो एवरेज वैल्यू निकालना होगा ना। तो एवरेज पावर जब हम लोग निकालते हैं एक टाइम पीरियड पर, तो देखो इसमें यही एक टर्म वेरिएबल है, टाइम वेरिंग है, ये सब टर्म तो फिक्स वैल्यू। और शिकायत है कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, 1 साइकिल पर उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो बोलेंगे क्या कि एवरेज पावर supplied by the AC source, ठीक ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं V नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5, और इसका वैल्यू 0 लिख दिए। देखो ये एवरेज पावर, अगर ये पूछा जाए कि इसका वैल्यू 0 क्यों, ठीक ना, इसका वैल्यू हम लोग 0 क्यों लिख, तो बोलेंगे कि द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, या साइन भी रहता, ओवर 1 साइकिल यानी एक टाइम पीरियड या ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड 0 होता है। तो सोचो तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला आ गया, थोड़ा ध्यान से देखना। वी नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस 5। वी नॉट बाई रूट 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। आई नॉट बाई रूट 2 को बोलते हैं आई आर एम एस इंटू कॉस 5। यही हो गया एवरेज पावर। और ये जो cos 5 है ना, cos 5 इज कॉल्ड पावर फैक्टर। देख लो इस इक्वेशन में जो cos 5 आया, इस cos 5 का नाम क्या है, पावर फैक्टर। अब ये 5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, ठीक ना। याद करो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है तो फाई 0 होता है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फाई का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, और अगर ये पाई बाई 2 हो जाए तो एवरेज पावर 0 आ जाएगा। यानी अगर केवल एक सिंगल कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो एवरेज पावर कुछ भी कंज्यूम नहीं करता है। यानी कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव जरूर करता है, लेकिन एसी सोर्स से कनेक्ट करने पर वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। फिर याद करो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फाई का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आया था, तो कॉस माइनस पाई बाई 2 भी 0 हो गया। यानी एवरेज पावर का जो वैल्यू है
प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जीरो हो जाता है। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, लेकिन वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है जब हम लोग एसी सर्किट का बात करते हैं। तो पहले तो आप इसको लिख लें। अगर हम लोग बात करें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, तो इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाई जो है क्या हो गया, जीरो। और फाई जब जीरो होगा तो एवरेज पावर क्या होगा, तो समझ ही रहे हो, कॉस फाई कॉस जीरो तो 1 होता है, तब वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो गया, ठीक ना। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस जीरो, आप जानते हैं वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट 2 आई, यानी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। याद रखेंगे इस केस में जो है मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है, इन दिस केस एवरेज पावर इज मैक्सिमम। अब देखो, अगर हम लोग बात करें फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो याद करो फाई का जो वैल्यू है पाई बाई 2 होता है प्योरली कैपेसिटिव में, और प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है माइनस पाई बाई 2। और इन बोथ केसेज कॉस फाई क्या हो जाएगा, जीरो। पावर फैक्टर जिसको हम लोग बोले हैं वो जीरो हो जाएगा। तो सोचो पावर फैक्टर जीरो हो गया तब तो एवरेज पावर जीरो हो गया। बोलेंगे देन एवरेज पावर इज जीरो। मतलब कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट में कोई पावर कंजम्पशन होता ही नहीं है। तो बोलेंगे क्या, इन दीज केसेज करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड, ठीक ना, सर्किट में जो करंट होता है उसको वाटलेस करंट कहा जाता है। वाट पावर का यूनिट होता है ना, और ये पावर कोई कंज्यूम नहीं करता। यानी अगर क्वेश्चन में ये कहे ना कि वाटलेस करंट क्या है, तो बोलेंगे जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट यानी कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट कर दो या केवल इंडक्टर को एसी सोर्स से कनेक्ट कर दो तो वो कोई पावर कंज्यूम सर्किट नहीं करता है और एवरेज पावर जीरो होता है। और उस केस में उस करंट का नाम दिया जाता है वाटलेस करंट। ठीक है, अब देखो, अगर यही बात तुमसे कोई कहे कि ये तो ठीक है, आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का बात किए, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव का बात किए, लेकिन अगर मिक्स सर्किट हो, मान लो LCR सर्किट हो, फॉर LCR सर्किट, तो पढ़े थे ना कि tan फाई होता है XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। वही XC का मतलब 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा L डिवाइडेड बाई R पढ़े थे कि नहीं। और tan फाई अगर मालूम रहेगा तो उसके हेल्प से हम लोग cos फाई को भी निकाल लेंगे कि नहीं। तो देखो इसमें भी अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, व्हेन XC इक्वल टू XL, तब तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तब फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तब ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा ही ना बिहेव करने लगेगा। ठीक ना, तो बोलेंगे क्या, देन इट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट
एंड एवरेज पावर इज मैक्सिमम, पी एवरेज लिख दिए, ये मैक्सिमम होता। लेकिन एलसीआर सर्किट हो और कहे ना एवरेज पावर निकालो, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला पढ़े हो ना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो वी आर एम एस तो वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस कॉस फाई कैसे निकालेंगे? तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा तो टेन फाई कुछ आएगा ना, उसके हेल्प से हम लोग कॉस फाई निकालेंगे। तो देखो हम लोग जो है कोई भी ऐसी सर्किट में पावर कंजम्पशन क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है वो हम लोग सीखे। क्या सीखे फॉर्मूला में कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, वही कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इसको इतना ही बतलाते हैं। आगे हम लोगों को सीखना है एलसी ओसिलेशन और ट्रांसफार्मर को, और फिर इस टॉपिक को जो आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एंड हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स को बताएंगे। ठीक ना, आज इतना ही, धन्यवाद।